नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे जीव और समष्टियां यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस के बारे में। और ये एक बहुत ही खास विषय है। बिल्कुल, एक उत्साही दोस्त की तरह मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की ये विस्तृत चर्चा यानी हमारा ये डीप डाइव एनसीईआरटी बायोलॉजी के अध्याय 11 पर आधारित है। आज हम एकदम गहराई में जाने वाले हैं। सही कहा आपने। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी मतलब ये केवल किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये तो हमारे आसपास का जीवन काम कैसे करता है उसका असली तरीका है। इसे आप इकोलॉजी की एक यात्रा कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसी यात्रा जहां हमारा आज का मिशन ये समझना है कि एक अकेला जीव अपनी दुनिया में कैसे व्यवहार करता है और फिर जब वही जीव एक पूरी आबादी यानी समष्टि का हिस्सा बन जाता है तो चीजें कैसे बदल जाती हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम प्रकृति की विशालता को देखें तो इसकी तुलना हम एक छोटी सी कोशिका से कर सकते हैं। बिल्कुल, जैविक संगठन का एक पूरा स्तर होता है। हाँ, जैसे सबसे पहले आते हैं बृहद अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उनसे कोशिकाएं बनती हैं और कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं। ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर एक पूर्ण जीव यानी एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन पारिस्थितिकी का असली फोकस कहाँ होता है? पारिस्थितिकी मुख्य रूप से इसी जीव के स्तर से शुरू होती है। जीव, फिर समष्टि यानी पॉपुलेशन, उसके बाद समुदाय या कम्युनिटीज और सबसे बड़े स्तर पर बायोम। इन्हीं 4 स्तरों पर होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही इकोलॉजी है। मतलब एक अकेले इंसान से लेकर पूरी दुनिया के जंगलों तक की कहानी। एग्जैक्टली। तो अगर हम व्यक्तिगत जीव और समष्टि के बीच का अंतर देखें, मान लीजिए आपके घर के गमले में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला है। हाँ, वो एक व्यक्तिगत जीव का उदाहरण हो गया। बिल्कुल, लेकिन आप कल्पना कीजिए एक पूरे तालाब की जो कमल के फूलों से भरा हुआ है, वो एक समष्टि हो गई। और यहाँ नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। समष्टि के गुण, जिन्हें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो एक अकेले जीव के गुणों से बहुत अलग होते हैं। वो कैसे? देखिए, एक अकेले जीव का क्या होता है, या तो उसका जन्म होता है या उसकी मृत्यु होती है। हाँ, सही बात है। लेकिन एक समष्टि का जन्म या मृत्यु नहीं होती। समष्टि में जन्म दर यानी नेटैलिटी होती है और मृत्यु दर यानी मोर्टैलिटी होती है, और इसे हमेशा प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा के हिसाब से मापा जाता है। अच्छा, मतलब पूरी आबादी के हिसाब से। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, एक अकेला कमल का फूल या कोई जानवर या तो नर होगा या मादा। लेकिन समष्टि में लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो होता है, मतलब कितने प्रतिशत नर हैं और कितने प्रतिशत मादाएं हैं। ये गुण एक अकेले जीव में तो हो ही नहीं सकता। वाह, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का आकार कैसे किसी आबादी का भविष्य बता सकता है। मैंने आयु पिरामिड के बारे में पढ़ा था। हाँ, एज पिरामिड बहुत ही सटीक तरीके से आबादी का भविष्य दिखाते हैं। हम आबादी को 3 स्तरों में बांटते हैं: जन्म पूर्व यानी प्री रिप्रोडक्टिव, प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव, और जननोत्तर यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं। एकदम सही। अब अगर पिरामिड का आकार विस्तारित है यानी एक सीधे त्रिभुज या ट्रायंगल जैसा है, तो इसका मतलब है कि आधार बहुत चौड़ा है। हाँ, आधार चौड़ा होने का मतलब है युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, मतलब भविष्य में ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और अगर ये घंटी यानी बेल के आकार का हो तो वो एक स्थिर आबादी है। इसमें जन्म पूर्व और प्रजनन वाले जीवों की संख्या लगभग बराबर होती है। और तीसरा वाला कलश के आकार का होता है ना? हाँ, अर्न शेप्ड। ये घटती हुई आबादी को दर्शाता है। इसमें जन्म दर कम हो गई है, इसलिए आधार सिकुड़ गया है। भविष्य में ये आबादी कम होने वाली है। ये तो हो गया भविष्य। लेकिन अगर हमें आज की आबादी मापनी हो, मतलब समष्टि घनत्व या जिसे हम N कहते हैं, तो हर बार एक एक सिर गिनना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर गिनना यानी कुल संख्या मापना सिर्फ एक तरीका है, जैसे आसमान में उड़ते पक्षियों को गिनना या पेटी डिश में बैक्टीरिया गिनना। पर जंगलों में ये कैसे काम करेगा? वही तो, इसलिए दूसरा तरीका है जैव भार या बायोमास। मान लीजिए एक विशाल बरगद का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारी गाजर घास उगी है। तो संख्या में तो गाजर घास जीत जाएगी। हाँ, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व के हिसाब से उस एक बरगद के पेड़ का जैव भार उन सैकड़ों घासों से कहीं ज्यादा है। और अप्रत्यक्ष गणना का तरीका तो मुझे सबसे रोचक लगता है।
जैसे हमारे देश में बाघों की जनगणना होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। बाघों को एक एक करके खोजना खतरनाक भी है और मुश्किल भी। इसलिए उनके पगमार्क यानी पैरों के निशान और मलगुटिका के आधार पर उनकी गिनती होती है। बिना परेशान किए सटीक जानकारी मिल जाती है। अब इसे एक गणितीय खेल की तरह देखते हैं। किसी जगह की आबादी कम या ज्यादा आखिर होती कैसे है? समष्टि घनत्व यानी n को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है, nt+1 = nt + b + i - d + e। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मैं आसान कर देता हूं। इसमें 2 कारक आबादी बढ़ाते हैं और 2 घटाते हैं। जुड़ने वाले कारक कौन से हैं? जन्म दर यानी निटालिटी b और आप्रवासन यानी इमिग्रेशन i, जब नए जीव पैदा होते हैं या बाहर से आते हैं। और घटने वाले कारक? मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी d और उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन e, जब जीव मर जाते हैं या जगह छोड़कर चले जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि यदि b + i कमांड d + e से ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी। बिल्कुल, बैंक खाते की तरह है। डिपॉजिट ज्यादा है और विड्रॉल कम है तो बैलेंस बढ़ेगा। जरा कल्पना करने को कहूंगी श्रोताओं को। क्या हो अगर खाने और रहने की कोई कमी ही ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो? ओह, ये तो एक आदर्श स्थिति हो गई। इसे हम चरघातांकी वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखता है? इसका ग्राफ जे आकार का बनता है, एकदम से ऊपर की तरफ भागता हुआ। इसका सूत्र है dn/dt = rn। यहाँ ये r क्या है? r का मतलब है प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास? हाँ, स्रोत के अनुसार नॉर्वे चूहे का R मूल्य 0.015 है, जबकि आटा बीटल का 0.12 है। मतलब जिसका r ज्यादा वो असीमित संसाधन मिलने पर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। लेकिन वापस असल जिंदगी में आते हैं तो इस सब का अर्थ क्या है? क्योंकि प्रकृति में असीमित खाना तो होता नहीं है। एकदम सही सवाल। वास्तविकता में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों वाली इस वृद्धि को संभार तंत्र वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। और इसका ग्राफ ऐसा आकार का बनता है ना? हाँ, इसके 3 चरण होते हैं। पहला लैग चरण, जहां वृद्धि धीमी होती है, फिर त्वरण, जहां वृद्धि तेज होती है, और फिर मंदन, जहां संसाधन कम पड़ने पर वृद्धि धीमी हो जाती है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है के, यानी पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल, के वो अधिकतम सीमा है जिसे प्रकृति संभाल सकती है। जब आबादी के तक पहुंचती है तो वृद्धि रुक जाती है। इसका सूत्र है dn/dt = rn k - n k। यह डार्विनियन योग्यता यानी डार्विनियन फिटनेस या हाई आर से जुड़ा है। अलग अलग जीव अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरकीबें क्यों अपनाते हैं? जीवन वृत्त विभिन्नता के बारे में आप क्या कहेंगे? विकास के दौरान जीवों ने 2 मुख्य रणनीतियां अपनाई हैं। पहली है आर चयन या आर सिलेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जीव छोटी और बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं, जैसे सीप यानी ओइस्टर्स या साल्मन मछली। इनका फंडा है ज्यादा पैदा करो, शायद कुछ बच जाएं। और दूसरी रणनीति? दूसरी है के चयन या के सिलेक्शन। इसमें बड़े स्तनधारी जीव या पक्षी आते हैं। वे बड़ी और कम संतानें पैदा करते हैं। मतलब कम पैदा करो लेकिन उनकी अच्छे से देखभाल करो। बिल्कुल सही। अब तक हमने अकेले जीव और समष्टि की बात की, लेकिन अब कहानी में सस्पेंस और ड्रामा लाते हैं। प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं रहता। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से कैसे निपटती है? इसके लिए हमारे पास एक मास्टर टेबल है। हम समष्टि पारस्परिक क्रियाओं को प्लस, माइनस और 0 के चिन्हों से समझ सकते हैं। तो अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो वो सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म है, प्लस। और अगर दोनों लड़ रहे हो और दोनों का नुकसान हो? वो स्पर्धा या कंपटीशन है, माइनस। परभक्षण में क्या होता है? परभक्षण यानी प्रेडेशन में एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता है, प्लस माइनस। परजीविता यानी पैरासिटिज्म भी प्लस माइनस ही है। और अगर एक का फायदा हो पर दूसरे को कोई फर्क ही ना पड़े? उसे सहभोजता या कॉमेंसिलिज्म कहते हैं। और अंत में अमेंसिलिज्म है, जहां एक का नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, -0। चलिए इस मास्टर टेबल को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले परभक्षण की बात करते हैं। शिकार और शिकारी, ये सिर्फ क्रूरता नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। वो ऑस्ट्रेलिया वाला उदाहरण बहुत सटीक है इस पर। हाँ, 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस बहुत तेजी से फैल गया था। लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई। तो उसे कैसे रोका गया? उसे नियंत्रित करने के लिए कैक्टस खाने वाले एक शलभ यानी मॉथ को बाहर से लाया गया। उसने आकर उस आबादी को खत्म किया। लेकिन शिकार भी तो खुद को बचाते हैं, उनका बचाव तंत्र भी तो होता है। हाँ, कई कीड़े और मेंढक छद्मावरण या कैमोफ्लाज अपनाते हैं ताकि शिकारियों को दिखे ही नहीं। और वो मोनार्क तितली? हाँ, मोनार्क तितली बहुत जहरीली होती है। उसके कैटरपिलर चरण में वो एक जहरीला पौधा खाती है जिससे शिकारी उससे दूर रहते हैं। और पौधों के पास भागने का विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने कैक्टस जैसे कांटे विकसित कर लिए। अब आते हैं स्पर्धा पर। जब एक ही चीज के लिए दो लोग लड़ रहे हों। यहाँ गॉस का नियम यानी गॉस कम्पेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। इसके अनुसार दो निकटतम प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन के लिए हमेशा साथ नहीं रह सकती। इसका एक बहुत ही उदास कर देने वाला उदाहरण गैलापागोस द्वीप का है। हाँ, एबिंगटन कछुए। जब उस द्वीप पर बकरियां छोड़ दी गईं, तो बकरियों की चरने की क्षमता इतनी तेज थी कि कछुओं के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल, और महज एक दशक में एबिंगटन कछुए विलुप्त हो गए। इसे स्पर्धा अपवर्जन कहते हैं। लेकिन क्या प्रकृति हमेशा इतनी क्रूर होती है? क्या कोई समाधान नहीं है? समाधान है। संसाधन विभाजन या रिसोर्स पार्टिशनिंग। जैसे वॉरब्रेक पक्षियों की 5 प्रजातियों ने एक ही पेड़ पर रहने के लिए अपना अपना समय और जगह बांट ली। वाह, उन्होंने लड़ने के बजाय समझौता कर लिया। अब आते हैं मुफ्तखोरों की दुनिया में। परजीविता यानी पैरासाइटिज्म। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान, प्लस माइनस। इसमें 2 तरह के परजीवी होते हैं। एक बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे अमरबेल जो पेड़ों का पोषण चूसती है। और अंतः परजीवी, वो शरीर के अंदर रहते हैं। इन्होंने खुद को बहुत शानदार तरीके से अनुकूलित किया है। इनके अनावश्यक अंग गायब हो गए हैं और शरीर से चिपकने के लिए चूसकांग या सकस विकसित हो गए हैं। लेकिन मुझे सबसे मजेदार उदाहरण अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म का लगता है। चालाक कोयल की कहानी। हाँ, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। और विकास ने कोयल के अंडों को कौवे के अंडों जैसा बना दिया है ताकि कौवा धोखा खा जाए और उन्हें अपना समझकर पाले। प्रकृति सच में आश्चर्य से भरी है। खैर, आखिर में प्रकृति के उस हिस्से की बात करते हैं जहां दोस्ती और सहयोग है, सहभोजिता और सहोपकारिता। सहभोजिता का सबसे अच्छा उदाहरण है बगुला और मवेशी। मवेशी घास चढ़ते हैं जिससे कीड़े बाहर आते हैं और बगुले को मुफ्त की दावत मिलती है। हाँ, और मवेशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सहोपकारिता में तो दोनों को फायदा होता है। बिल्कुल। अंजीर और ततैया यानी फिग और वॉस्प का उदाहरण लें। यह सहविकास या को एवोल्यूशन का गजब का मामला है। ततैया को अंडे देने की सुरक्षित जगह मिलती है ना? हाँ, और जब वो अंडे देने अंदर जाती है तो अंजीर का परागण यानी पॉलिनेशन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सब देख के लगता है कि हर जीव एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, श्रोताओं को इस पर विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी मानवीय कारण जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण किसी एक प्रजाति की पोषण क्षमता यानी कि हमेशा के लिए बदल जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत डरावना है। हाँ, ये पूरी प्लस और माइनस की टेबल कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। सच में ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।